हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और 20 में से जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो बाल विकास के जरूर देखेगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। एक बात लिखी है, पहले उसे देख लेते हैं। लिखा है, इंसान को अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि ये कोई चिट्ठी नहीं है जो किसी से भी लिखवा लोगे। और अपनी तकदीर लिखने के लिए क्या करना होता है? मेहनत करना होता है। तो अपनी मेहनत करते रहिए और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। लिखा है, गिलफोर्ड ने, क्या लिखा है? गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि के कितने कोष बताए हैं? 125, 150, 180 या 120? बताएंगे आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3D मॉडल, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। कितने? 3 आयाम। कौन कौन से बताए थे? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। आपको बताना है, गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि के कितने कोष बताए थे? 125, 150, 180 या 120? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, 1967 में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और गिलफोर्ड आपके अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने 1967 में बुद्धि के 120 कोष बताए थे। कितने कोष बताए थे? 120 कोष बताए थे। ठीक है, और 1977 में बुद्धि के 150 कोष बताए थे। और 1980 में 180 यानी 180 कोष बताए थे। प्रश्न के अनुसार आपका पहला नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? देखिए, ये बहुत ही आसान से और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। भले ही आपका एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद होगा, लेकिन यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, फिर कबूतर पर किया था। चूहे पर 1938 में और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। पावलाव रूस के निवासी थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वनमानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीआर थ्योरी पावलाव के सिद्धांत को कहते हैं। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल की या बाल्यावस्था की निम्न में से विशेषता नहीं है? कल्पना जगत में विचरण करना, संग्रह की प्रवृत्ति रखने वाला, सामूहिक खेलों में रुचि या खिलौने की आयु? तो बताना है, बाल्यावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है। देखिए, क्या होगा आपका ऑप्शन से बताएं आप लोग। पहला ऑप्शन, कल्पना जगत में विचरण करना, ये शैशवावस्था की क्या होती है? शैशवावस्था की ये विशेषता होती है। बाकी संग्रह करने की प्रवृत्ति, सामूहिक खेलों में रुचि, खिलौने की आयु, ये होती है आपकी बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष का माना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष का माना जाता है। अगला है, एनसीएफ 2005 किसका सुझाव नहीं देता है? यहाँ पे होगा ध्यान।
ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित न रखा जाए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर रोक, खेल को महत्व देना, रोजगार परक शिक्षा। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसका सुझाव नहीं देता है? देखिए, ज्ञान को विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, बिल्कुल सही है। खेल को महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। रोजगार परक शिक्षा, ये भी सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर रोक, एनसीएफ 2005 इसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी आपका ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार एकदम सही होगा। आरटीई एक्ट 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, निम्न में से किसके पास मूर्त बुद्धि होती है? कारीगर, अध्यापक, नेता या डॉक्टर? किसके पास निम्न में से मूर्त बुद्धि होती है? बताएंगे आप लोग। मूर्त बुद्धि किसके पास होती है? कारीगर के पास होती है। किसके पास? कारीगर के पास होती है। अमूर्त बुद्धि अध्यापक, लेखक और डॉक्टर के पास होती है। सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि आपकी नेता और मिनिस्टर के पास होती है। यानी आपका पांचवें का कौन सा आंसर सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सा ऑप्शन निम्न में से सही नहीं है? टीएटी में 31 कार्ड होते हैं, सीएटी में 20 कार्ड होते हैं, आईबीटी में 10 कार्ड होते हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका। देखिए, आपका जो है सीएटी में 20 कार्ड नहीं होते हैं। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10 कार्ड होते हैं। टीएटी में 31 कार्ड होते हैं, सीएटी में 10 कार्ड होते हैं, आईबीटी में 10 कार्ड होते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। सीएटी में 20 कार्ड नहीं होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं। टीएटी में 31 कार्ड होते हैं। ठीक है, मॉर्गन व मुरे ने टीएटी दिया था, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और सीएटी दिया था बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, लियोपोल्ड बेलक ने। कब दिया था? 1948 में, और टीएटी 1935 में दिया गया था। आईबीटी इंक ब्लड टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोसा ने। अगला है, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन या प्रत्यागमन? सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति निम्न में से क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है तदात्मीकरण। सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति तदात्मीकरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम जो है एक नॉर्मल परिवार से आते हैं और हमारे बुआ या फूफा या मामा जो है आईएएस हैं, तो हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि हमारे फूफा या हमारे मामा जो है आईएएस हैं, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से युक्ति लगा करके सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति तदात्मीकरण कहलाती है। प्रक्षेपण क्या होता है? दोष दूसरों पर लगाना। ठीक है, पद में दोष निकालना आपका औचित्य स्थापन होता है। वापस लौटना आपका प्रत्यागमन कहलाता है। तो सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की युक्ति तदात्मीकरण होगा। आपका आंसर कौन सा सही है? पहला सही है। 7वां प्रश्न है, अभी देखते हैं कितने शानदार प्रश्न आगे आते हैं। लिखा है, अध्यापक को माली किसमें कहा गया है? मांटेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि या संश्लेषण विधि? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न है। माली किसे कहा गया है? माली अध्यापक को कहा गया है किस विधि में? किंडरगार्टन मेथड में। ठीक है, ये किसने दिया था? ये फ्राबेल ने दिया था। और ये किसके लिए होता है? 4 से 18 वर्ष बालकों के लिए होता है। ठीक है, मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी ने दिया था, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? 8वें का सी वाला। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस परिभाषा को मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं आती है तो अभी पता चलेगा कि इसका क्या ऑप्शन सही होगा। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित करता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, स्किनर का, आलपोर्ट का या कैटल का? बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा।
व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित करता है। आल्पोर्ट ने कहा हुआ है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को, ये जो शब्द था ये 1961 में जोड़ा गया था, यानी ये 1961 की परिभाषा है आल्पोर्ट महोदय की। लेकिन इन्होंने 1937 में इसी परिभाषा को सर्वप्रथम कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। विशिष्ट व्यवहार और चिंतन की जगह पर क्या था? वातावरण के अपूर्व समायोजन। लिखा है, असफल व्यक्ति वह है जिसने भूले की, मतलब असफल व्यक्ति वह है जिसने भूले की लेकिन इनके अनुभव से किसी भी तरह का लाभ नहीं उठाया। तो आपने जो भी मिस्टेक की हैं उनसे लाभ उठाएं। क्या कमी थी कि आप लास्ट टाइम सफल नहीं हो पाए, तो उनको जानिए, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सील गुण सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, रूसो ने, साइमन ने या आल्पोर्ट ने? सील गुण सिद्धांत किसने दिया था? आल्पोर्ट महोदय ने दिया था। सामाजिकता और नैतिकता का संबंध निम्न में से है? इड, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो? सामाजिकता और नैतिकता का संबंध निम्न में से किससे होगा? बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका। सामाजिकता और नैतिकता का संबंध निम्न में से किससे होता है? सुपर ईगो से होता है। किससे होगा? सुपर ईगो से। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। पार्श्विक प्रवृत्ति से आपका इड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मानवतावादी प्रवृत्ति से ईगो जुड़ा हुआ होता है। देवत्व की प्रवृत्ति से आपका सुपर ईगो जुड़ा होता है। समस्यात्मक बालक की निम्न में से विशेषता नहीं है? चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ालू या जुआ और नशा करना? समस्यात्मक बालक की निम्न में से विशेषता कौन सी नहीं है? चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ालू, जुआ और नशा करना। आपका ऑप्शन डी सही होगा। जुआ और नशा करना ये अपराधी बालक की विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? अपराधी बालक की, ठीक है। समस्यात्मक बालक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चोरी करना, झूठ बोलना और झगड़ालू होना। पासी के सृजनात्मक परीक्षण के उप परीक्षण कितने थे? 6, 7, 8 या 9? कितने उप परीक्षण थे सृजनात्मक परीक्षण के पासी के? तो क्या जवाब होगा इसका? पहला ऑप्शन सही है, 6 उप परीक्षण थे। कौन कौन से? पहला था देखने की समस्या, दूसरा था असाधारण उपयोग की समस्या, तीसरा था परिणाम परीक्षण, चौथा था जिज्ञासा परीक्षण, पांचवा था वर्ग पहेली परीक्षण, छठवां था ब्लॉक परीक्षण। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग पुस्तक लेविन की है, हाउ वी थिंक रूसो की है, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी वाल्टर की है, साइकोलॉजिया रुडोल्फ गालकाय की है। बताएं किसकी होगी? कौन, मतलब कौन सी पुस्तक किसकी नहीं है? कौन सा विकल्प निम्न में से सही नहीं है? तो हाउ वी थिंक ये पुस्तक रूसो की नहीं है। ये किसकी है? ये जॉन डीवी की है। किसकी है? जॉन डीवी की है। बाकी पुस्तकें फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग लेविन ने दिया है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, जिसे फील्ड थ्योरी कहते हैं? लेविन ने। इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी वाल्टर ने। साइकोलॉजिया रुडोल्फ गालकाय ने। सजीवता का लक्षण किस अवस्था में होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। और बिल्कुल सही जवाब है आपका, सजीवता का लक्षण निम्न में से किसमें होता है? ये होता है आपका किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीवता का लक्षण आने लगता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 14 या 11 से अधिक या 14 वर्ष से 11 से 14 वर्ष से अधिक की अवस्था।
कर्नल सिंह इनकम टैक्स अदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि उनका पैसा सरकार व्यर्थ के बांध और पुल बनाने में उपयोग करेगी। यह अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, पश्चिम परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। कर्नल सिंह एक आदमी है जो इनकम टैक्स अदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि उनका पैसा सरकार जो है व्यर्थ के बांध और पुल बनाने में खर्च कर देगी। ये किसने कहा है, कर्नल ने कहा है। और किस अवस्था की वजह से कहा है, ये कहा है किसकी वजह से, पश्चिम परंपरागत अवस्था की वजह से। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था का समय 4 से 10 वर्ष का, परंपरागत का 10 से 13 वर्ष का, पश्चिम परंपरागत अवस्था का 13 वर्ष से अधिक का होता है। अगला है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह कथन किसका है, स्किनर, रूसो, गिलफोर्ड या विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह कथन निम्न में से किसका है, कौन बताएगा इसका जवाब। ये होंगे हमारे विलियम जेम्स। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र नहीं है। सरल से जटिल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। निम्न में से कौन सा सूत्र नहीं होगा। बिल्कुल जवाब सही है, बी ऑप्शन आपका। ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, बाकी जब भी कोई बालक होता है उसे हम सरल से जटिल की ओर सिखाते हैं, ये नहीं उसे जो है जटिल सिखा दिए तो क्या है, जब सरल उसको आता नहीं है जटिल वो कहाँ से सीखेगा। तो सरल से जटिल की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि मूर्त जो होती है वो ठोस चीज़ें होती हैं और अमूर्त जो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हमारे संयोग हो गया। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, ये आपके शिक्षण सूत्र होंगे। भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ज्ञान, बोध, प्रयोग और अनुक्रिया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर जो है भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र बताए थे। तो उसमें से बताना है आपको भावनात्मक क्षेत्र से कौन जुड़ा हुआ है। ज्ञान, बोध, प्रयोग और अनुक्रिया ये किससे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका। ये तो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अनुक्रिया जो है आपका ये भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम किसने दिया था, 1961 में दिया गया था। विलियम जेम्स, गिलफोर्ड, स्किनर, पोस्ट लिथवेट। बताएं ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम किसने दिया था, पोस्ट लिथवेट ने दिया था। किसने दिया था, पोस्ट लिथवेट ने दिया था। ऑडियो ट्यूटोरियल यानी ऑडियो कैसेट के माध्यम से बच्चों को सिखाना ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम कहलाता है और ये पोस्ट लिथवेट ने 1961 में दिया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 20 में कितने प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा है कोई भी पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, पर हम सभी नई शुरुआत कर सकते हैं बेहतर अंत के साथ। तो देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही करे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।